हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि हम ऐसे ही हर संडे को शाम 7 बजे एक दूसरे से ज़रूर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग ऐसे ही लाइव एक क्लास में जुड़ते हैं जहां पर कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हम सभी की जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुल 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आप सबके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होंगे और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो कि कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं या अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और साथ ही साथ आपने कितना राइट आंसर किया है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग ऐसे ही हर संडे को शाम 7 बजे मिलते हैं और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन के अंतर्गत और भी ढेर सारे आपके फ्रेंड जुड़े तो आप इस वीडियो को उनको भेज करके और उन्हें भी मोटिवेट करिए कि वह भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें और इन सभी प्रश्नों को वह भी देख करके अपनी जानकारी को बढ़ाएं। दोस्तों, ये चैनल जो है ख़ास आपके लिए हर संडे को शाम 7 बजे एक ऐसा ही सेशन लेकर के आएगा जो कि कंप्यूटर की जानकारी को इंक्रीज़ करने का काम करेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। दोस्तों, एक खास बात और आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं वह भी हमारे वीडियो के अंतर्गत आएँ और आपका नाम उसमें लिया जाए तो आप जो है अपने प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा और मैं उन प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा और साथ ही साथ आपके नाम भी वहां पर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो है अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। एक और बात आप लोगों के साथ जरूर करनी होगी हमें, क्योंकि हमको लाइव सेशन के अंतर्गत दिखाई तो बहुत सारे बच्चे देते हैं लेकिन कमेंट सबका नहीं मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जरूर से जरूर आप अपना नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपने कितना राइट आंसर किया है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही खास है। अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ही आंसर करिएगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है फायरवॉल, सेकंड है स्क्रिप्ट, उसके बाद है सी यूएसपी और डी है वीएलसी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फायरवॉल। दोस्तों, आपको बता दें कि फायरवॉल जो है वो आपके कंप्यूटर को हैकर से बचाने का काम करता है। एक तरह का यह सिक्योरिटी वॉल होता है। जब आप इंटरनेट चलाते हो तो कंप्यूटर जो है आपके हैकर को रोकने के लिए एक फायरवॉल की फैसिलिटी आपको देता है जो कि आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वो मुझे आशा है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो है इंटरनेट पर पॉपअप से क्या तात्पर्य होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पॉपअप्स आते हैं इनका क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है इंस्टेंट मैसेजिंग, सेकंड है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सी है ब्राउज़र या फिर डी सर्च इंजन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, अगर आपने पॉपअप के बारे में पहले से भी पढ़ा होगा और अगर आप पॉपअप के बारे में जानते होंगे तो आपको बता दें कि पॉपअप जो है यह एक तरीके का
विंडो होता है जो एक्टिव विंडो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए आ जाता है। और अगर आप इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ढेर सारे पॉपअप देखने को मिलते हैं जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए बहुत ढेर सारा यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इंटरनेट पर पॉपअप का तात्पर्य होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सुरक्षित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेट एंड टाइम किसके द्वारा जो है वो सेव रहते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, रैम, फ्लॉफी, यहाँ पर फ्लैश मेमोरी दिया है, सीमोस और रोम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमोस। दोस्तों आपको बता दें कि सीमोस जो है कंप्यूटर में एक तरह की बैटरी का वर्क करता है। सीमोस एक बैटरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर हर समय डेट एंड टाइम को सेव रखने का काम करता है। दोस्तों आपने अक्सर करके देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और 2-4 दिन बाद भी जब आप उसे चालू करते हैं या जब कभी भी चालू करते हैं तो आपको डेट एंड टाइम जो है वो हमेशा बिल्कुल सही मिलता है, और यह जो है सीमोस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है। दोस्तों ई वॉलेट नहीं है। एक खास बात इस प्रश्न का बता दें आपको कि अक्सर करके ऐसे प्रश्न जब परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ विशेष शब्द जो है पूरे प्रश्न को बदल देते हैं, तो उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। अक्सर करके बच्चे जो है हड़बड़ी करते हैं और उसका आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं शब्द जो है वो पूरे प्रश्न को बदल रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है माई पेमेंट, ऑप्शन सी है लाइम, या फिर डी है साइट्रस। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माई पेमेंट। माई पेमेंट जो है यह कोई भी ई वॉलेट वगैरह नहीं है, जबकि पेटीएम, लाइम और साइट्रस यह सभी ई वॉलेट हैं। दोस्तों आपको बता दें ई वॉलेट का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जिसमें आप अपने बैंक से जोड़ करके और इसमें कुछ धन रख लेते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें खर्च करते रहते हैं। और दुनिया में और भारत की स्पेशली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेटीएम ई वॉलेट के तौर पर फेमस है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो पांचवा प्रश्न है वो है कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कनेक्टर, यहाँ पर कंट्रोलर लिखा है दोस्तों, डिस्क कंट्रोलर, उसके बाद है बूट सेक्टर, या फिर है डिस्क क्लीनअप। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों जो फाइल एलोकेशन टेबल होता है वह प्रत्येक फाइल के नाम को और उसके करेंट पोजीशन को, उसकी स्थिति को रिकॉर्ड के तौर पर ये रखता है जो कि डिस्क में मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर पांचवें प्रश्न का फाइल एलोकेशन टेबल। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और इस पर हम थोड़ा सा समय भी लेंगे। प्रश्न है एक हाफ बाइट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है निबल, बीट, बाइट, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबल। दोस्तों निबल जो है इसे हाफ बाइट या हाफ बाइट को निबल कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है बीट, जिसे कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है, और इसमें 0 और 1 आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जब 4 बीट यानी कि 4 बीट आपस में मिलते हैं तो वह निबल कहलाता है, और जब 8 बीट मिलते हैं तो उसे ही बाइट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा गया है हाफ बाइट का दूसरा नाम, यानी कि 8 बीट का आधा होगा 4 बीट और वह होगा निबल। तो यहाँ पर जो है हाफ बाइट का
दूसरा नाम होगा निबल। दोस्तों आपको एक और ख़ास जानकारी दे दें कि कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी है उसे जियोबाइट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 7वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, बिल्कुल ध्यान से आंसर करिएगा। ऑप्शन है युबंतु, बी लिनक्स, सी एमएस डॉस या फिर डी विंडोज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों एम एस डॉस जो है यह एक तरह का सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहा जाता है। सिंगल टास्क का यहाँ पर अभिप्राय है एक कार्य। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी जब एक समय में एक कार्य करता है तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहा जाता है, और डॉस जो है वह एक तरीके का सिंगल यूजर सिंगल टास्क है। दोस्तों एक और खास बात आपको बता दें कि एम एस डॉस का जो सबसे अंतिम वर्जन था वह था 6.22, और यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों यहाँ पर इनसाइक्लोपीडिया की बात हो रही है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है गूगल, ask.com, विकिपीडिया या फिर याहू। तो चलिए जल्दी से इस आसान से प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिपीडिया। जी हाँ दोस्तों, विकिपीडिया जो है वह एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया है जो कि विशेष जानकारियों को अपने अंदर, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट होते हैं, उन्हें अपने अंदर स्टोर करके रखता है। दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पर विकिपीडिया करके आसानी से उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज कौन सी मेमोरी कार्य करती है यहाँ पर पूछा गया है। जो नीचे नाम दिए गए हैं उनमें से दोस्तों यहाँ पर है एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और पी रोम। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस रैम। दोस्तों एस रैम जो है यह जो है सबसे तेज, जो नीचे चारों नाम लिखे गए हैं इनमें से सबसे तेज जो मेमोरी है उसे एस रैम कहा जाता है। जल्दी से मैं इन चारों का अगर पूरा नाम आपको बता दूं तो एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम को कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो दोस्तों ये जो है इसमें से सबसे फास्ट एस रैम है। दोस्तों आपको एक खास बात आपको बता दें कि एस रैम को यहाँ पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो डी रैम और एस डी रैम है इन्हें बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 10वां प्रश्न है वह तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनमें से कौन सेकेंडरी मेमोरी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सेकेंडरी मेमोरी है। हमको ज़रूर उम्मीद है कि आप अब तक तो आप इसका आंसर दे चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ईपी रोम, एस रैम, एच डी डी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एच डी डी। एच डी डी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। यह जो है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि ईपी रोम और एस रैम ये दोनों ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। ईपी रोम के बारे में अगर बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और एस रैम के बारे में थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम की बहुत फास्टर मेमोरी होती है। दोस्तों ईपी रोम के बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है और मैं उसके बारे में आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, ईपी रोम को जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस मेमोरी से अगर डेटा आप इरेज करना चाहते हैं तो आपको अल्ट्रा वायलेट रे की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पराबैंगनी किरणों के द्वारा आप इस मेमोरी के डेटा को आसानी से इरेज कर सकते हैं और दोबारा रीराइट कर सकते हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं
11वें प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक बार पढ़ के आप इसका आंसर कर देंगे। वह कौन एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो एक पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित रहता है, क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो एक पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए लोगो, बी टारगेट, सी बुलेट, या फिर डी सेल। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुलेट। दोस्तों आपको बता दें कि बुलेट्स जो होते हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक पैराग्राफ या आप चाहें तो लाइन के लिए एक स्टार्टिंग में कोई डॉट, बिंदु या कोई सिंबल वगैरह या फिर आप चाहें तो फिगर वगैरह भी बुलेट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ जो चारों प्रश्न आप देख रहे होंगे, इनमें ये चारों जो ऑप्शंस हैं यह सब भी बुलेट्स के लिए बुलेट के तौर पर ही यूज़ किया गया है। अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न, डिजी लॉकर जिसे डिजिटल लॉकर कहते हैं, डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर में आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? बहुत जल्दी इसका आंसर करिएगा। 100 MB, 10 MB, 1 GB या फिर 100 GB? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 GB। दोस्तों 1 GB यानी 1 गीगाबाइट जो है आप डिजी लॉकर में, डिजिटल लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डिजी लॉकर एक बहुत ही अच्छा क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से स्कैन करके और स्टोर करके रख सकते हैं और जहां कहीं भी ज़रूरत पड़े आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डिजी लॉकर की कुछ खास बातें और आपको बता दें कि डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट करते के समय आपके पास आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, बिना आधार के सब कुछ सूना है, तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है? दोस्तों यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इन नामों में से बस आपको पहचानना है कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर जो है यह यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कहते हैं और पीसी प्रियंका चोपड़ा से तो बिल्कुल भी आप कंपेयर मत करिएगा क्योंकि पीसी जो है यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो 14वां प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग, मुझे पता है कि इसमें जो है जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को पढ़ रखा है वो तो कभी गलती करेंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए यहाँ पर भी नहीं शब्द है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न जो आंसर इसका आपने ऑप्शन पढ़ा और तुरंत झट से उसका आंसर कर दिया। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है बोल्ड, बी है इटैलिक, सी है अंडरलाइन और डी है सिंपल। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिंपल। जी हाँ दोस्तों, सिंपल जो है यह कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, जबकि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों ही तीनों फॉन्ट के स्टाइल हैं। इनका शॉर्टकट भी आपको जल्दी से बता दें तो बस आप पहला कैरेक्टर सबका याद रखिए और कंट्रोल याद रखिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू, ये तीनों के शॉर्टकट हो गए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो 15वें प्रश्न का है यह प्रश्न ये बहुत ही खास है, बिल्कुल इसको ध्यान से, इत्मीनान से, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। फ्यूचर स्किल पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर स्किल पोर्टल की यहाँ पर बात हो रही है कि उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बताइए यहाँ पर ऑप्शन देख करके, विप्रो, HCL, नेस्कॉम या फिर नाइलेट। तो चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेस्कॉम जो है इसने ही सबसे पहली बार फ्यूचर स्किल को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि फ्यूचर स्किल के अंतर्गत
कुल 9 प्रकार के स्किल आते हैं। और अगर आप ट्रिपल सी की या फिर ओ लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर स्किल पहले सेमेस्टर ओ लेवल में और ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 9 में जरूर पढ़ने को मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग सभी लोग फेसबुक चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है फेसबुक आईडी बनाने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक आईडी बनाना चाहते हैं तो आप कितने बड़े होने चाहिए? 10 साल, 11 साल, 12 साल या फिर 13 साल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर होगा 13 ईयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 13 साल हैं या 13 साल से बड़े हैं तब आप फेसबुक पर एक वैलिड आईडी बना सकते हैं। अदरवाइज आप फेसबुक पर अगर इससे छोटे हैं तो आईडी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3.5 इंच की एक फ्लॉफी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर 3.5 इंच की फ्लॉफी डिस्क है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? 1.40 MB, 1.44 MB, 1.40 GB या फिर 1.44 GB? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.44 MB। जी हाँ दोस्तों, ये केवल और केवल 1.44 MB तक का ही डेटा एक फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर पाता था। और दोस्तों फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट के नाम से भी जाना जाता था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है बूट स्ट्रैप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बूट स्ट्रैप्स का उपयोग किसके द्वारा किया गया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है वेब एप्लीकेशंस, लॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा या फिर डेटा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, वेब एप्लीकेशन जो है वो बूटस्ट्रैप का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न तो बहुत ही हाई लेवल का है और बिल्कुल ध्यान से अगर आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करना है आपको। पूछा गया है कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। आप यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 127.0.0.1, 127.0.1.0, 127.0.1.1 और 127.0.0.0। तो चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर और बिल्कुल सटीक आंसर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बता दें कि जो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है उसमें जो मिडिल के दोनों डिजिट्स होते हैं वो हमेशा बीच वाले हमेशा ज़ीरो रहते हैं। ये बात याद रखेंगे कि बीच वाले जो दोनों यहाँ ज़ीरो लिखे हुए हैं ये हमेशा ज़ीरो रहते हैं और लास्ट में 1 रहता है, जबकि जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 127 तक मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। आपको बता दें कि एक आईपी एड्रेस जो है इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है जिसमें कि मैक्सिमम डिजिट 255 हो सकता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जो 20वां प्रश्न है वो बहुत ही खास है। विंडोज 10 में विंडो आई शॉर्टकट की से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर विंडो 10 आप चला रहे हैं और विंडो के साथ आई बटन आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा? फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, ब्राउजर ओपन होगा या फिर सेटिंग ओपन होगा? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग ओपन हो जाएगा जब आप विंडो बटन के साथ आई बटन प्रेस करेंगे। और आपको बता दें कि विंडो 10 के अंतर्गत कंट्रोल पैनल को ही सेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और एक खास बात बता दें कि विंडो 10 में एक असिस्टेंट भी मिल जाता है जिसे कि कॉर्टना कहते हैं, जो आपको अक्सर करके स्टार्ट बटन के ठीक आगे बने हुए सर्च बॉक्स में देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल ट्रैकिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि उसमें किस नंबर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है मोबाइल नंबर का, IMEI नंबर का, सिम नंबर का, या फिर मैक एड्रेस का। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा IMEI नंबर। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। एक बार फिर से, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो नंबर होता है उसी से किसी भी मोबाइल को ट्रैक किया जाता है। साथ ही साथ मैं नीचे सिम का भी आपको पूरा नाम बता देता हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और इसके अलावा मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इन सभी फुल फॉर्म को भी अक्सर करके पूछ दिया जाता है। तो 21 प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों इंटरनेट क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, सर्च इंजन, ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या फिर WWW। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्कों का जो समूह होगा उसे इंटरनेट कहेंगे। इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के नाम से भी बुला सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट जो होता है वह पोर्टल कहलाता है, जिसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। और सर्च इंजन में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने का काम करते हैं। और WWW के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जिसे टिमोथी बर्नर्स ली द्वारा तैयार किया गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, पेमेंट ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है। दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न को मैं एक बार पहले भी आप लोगों से पूछ चुका हूं और इसका आंसर मैं बता चुका हूं। तो आप लोग इसका आंसर जरूर सही कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सोना, चांदी, पीतल और फिर प्लेटिनम। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर यानी चांदी। जी हाँ दोस्तों, जो पेटीएम ऐप है इसने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और जिसका नाम रखा है सिल्वर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, कैश मेमोरी किनके बीच में कार्य करती है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन ए है CPU एंड हार्ड डिस्क, बी है CPU एंड रैम, सी है रैम एंड रोम, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPU एंड रैम। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों के बीच में कंप्यूटर की कैश मेमोरी कार्य करती है। और कैश मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की सबसे फास्टर मेमोरी कही जाती है, जिसमें L1, L2, L3 ये 3 पार्ट होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मैसेंजर किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैसेंजर किससे संबंधित है। इंटरनल मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टेंट मैसेजिंग। मैसेंजर जो है ये फेसबुक द्वारा बनाया गया एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। जब आप फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैसेंजर का यूज़ करते हैं। वैसे तो इंस्टेंट मैसेजिंग में जो सबसे फेमस ऐप है उसका नाम है व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप को इंस्टेंट मैसेजिंग के तौर पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखते हुए वीडियो को आ चुके हैं और अगर आप यहाँ तक बहुत अच्छा लगा है वीडियो आपको, तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। और लाइक करने के साथ साथ वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और उनकी भी जानकारी को बढ़ाने में उनकी मदद करिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? 2004, 2005, 2006 या फिर 2010? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। जो एनपीसीआई है इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी 2005 में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर करके परीक्षाओं में आजकल कुछ ऐसे फार्मूलाज जो है वो आपको दे दिए जाते हैं और उनका आउटपुट आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है फार्मूला इक्वल 25 स्लैश ब्रैकेट में 32 माइनस 16, इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से और इसका मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। ऑप्शन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि एक 25 दिया हुआ है, नोटा दिया हुआ है, एक हैशटैग डिवाइडेड स्लैश यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है और फिर ज़ीरो। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आउटपुट में इन चारों में से आउटपुट क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर सोच करके बताइए, फिर उसके बाद हम आपको एक्सेल पे ले चलते हैं और बिल्कुल इसका आपको आउटपुट दिखाते हैं लाइव। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं। हम आंसर बताने के पहले आपको सीधे चेक करा देते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। दोस्तों हम इसके लिए विंडो में आर बटन प्रेस करके और एक्सेल ओपन कर लेते हैं और एक्सेल ओपन करके इसका विंडो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम आपको यहाँ पर उसका जो आउटपुट है वो आसानी से दिखा सके। तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि यह जो फार्मूला है इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद से जो ऊपर में कंडीशंस दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके टाइप कर लेंगे। दोस्तों आपको मैं फार्मूला का आउटपुट निकलने के पहले ही बता दूं कि इसका जो आंसर होगा राइट वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कैसे होगा, हम चलिए चलते हैं एंटर बटन पे क्लिक करते हो, देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी है। तो दोस्तों ऐसा जो है आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है ये भी हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। इसके लिए हम एक्सेल की विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा दें कि एक्सेल ने इसका वास्तव में यह जो आउटपुट है वो कैसे लाया है। इसके लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा फार्मूला टैब के अंतर्गत और यहाँ पर आपको फार्मूला ऑडिटिंग में एक ऑप्शन मिलेगा इवैल्यूएट फार्मूला। दोस्तों बहुत ही शानदार सा ये ऑप्शन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इवैल्यूएट फार्मूला में ये जो कंडीशन है सबसे पहले यहाँ पर 16 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और इवैल्यूएट पे आप क्लिक करेंगे तो इनका आंसर यहाँ पर दोनों को 32 कर दिया है। उसके बाद से 32 में 32 को यहाँ पर माइनस किया गया है। जैसे ही इवैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर इवैल्यूएट करेंगे तो वहाँ से ब्रैकेट को हटाया गया है और उसके बाद से जब 25 में यहाँ पर 0 को यहाँ पर डिवाइड किया गया है तो इसका आंसर बिल्कुल यही आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर भी हमने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करा दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस इवैल्यूएट फार्मूला ऑप्शन के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो है एमएस वर्ड में माउस को 3 बार क्लिक करने से क्या सेलेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली भी इसको दिखा दूंगा। एमएस वर्ड में माउस को अगर 3 बार आप क्लिक करते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ या फिर पेज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराग्राफ। दोस्तों पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको दिखा दें यहां पर कि हम यहां पर जो है आकर के किसी भी शब्द के बीच में अगर 1 बार क्लिक करते हैं तो वहाँ कर्सर ब्लिंक करता है, 2 बार क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है और अगर हम 3 बार लगातार क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वह सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों एक और ख़ास बात आपको बता दें कि अगर आप एमएस वर्ड के बजाय लिब्रे ऑफिस में राइटर चला रहे हैं तो वहाँ 3 बार अगर आप क्लिक करेंगे तो सेंटेंस सेलेक्शन होगा और 4 बार क्लिक करने पर पैराग्राफ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पूछा गया है बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है। सर्च इंजन में, वेब ब्राउज़र में,
ईमेल में या फिर HLL में? अब चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। ईमेल के अंतर्गत BCC का प्रयोग करते हैं, जिसे ब्लैंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। एक CC का भी यूज किया जाता है, जिसे कि कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ऐसा पूछा गया है। एक्सेल, कैल्क, लोटस या फिर ऑल ऑफ एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। दोस्तों, एक्सेल, कैल्क और लोटस ये तीनों के तीनों जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। QR कोड अधिकतम कितने डिजिट का होता है? जी हाँ दोस्तों, QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 7089, 4296, 2953 या फिर नॉन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7089। जी हाँ दोस्तों, 7089 जो है यह QR कोड में मैक्सिमम कोड का डिजिट होता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं। दोस्तों, एक IMEI नंबर का ऊपर भी प्रश्न हम लोगों ने किया था। यहाँ पूछा गया कि उसमें कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 15, 13, 12 या फिर 10। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। यह प्रश्न तो हमने कई बार अपने वीडियो में पहले भी करा दिया है। IMEI नंबर जो होता है यह जो है 15 डिजिट का होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। इंस्टाग्राम के फाउंडर की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? आपको बताना है। एलॉन मस्क, केविन सिंस्ट्रॉम, जावेद करीम या फिर नॉन ऑफ द एबव? तो अब चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केविन सिंस्ट्रॉम। जी हाँ दोस्तों, केविन सिंस्ट्रॉम जो है यह इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, जबकि एलॉन मस्क जो है ये टेस्ला मोटर्स कंपनी के और साथ ही साथ एक्स स्पेस कंपनी के मालिक हैं। और जावेद करीम तो यूट्यूब को बनाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इसको बनाने का काम मिस्टर जावेद करीम के द्वारा और इनके साथ इनके मित्रों ने मिलकर के इसको बनाने का काम किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यूट्यूब पर जो सबसे पहला वीडियो अपलोड करने का काम किया था वह जावेद करीम ने किया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? यह पूछा गया है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? 45, 50, 80 या फिर 25? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। HTTP का जो पोर्ट नंबर है वह है 80। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पूछा गया है पिस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी शॉर्टकट की पिस्ट स्पेशल का क्या है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट V, अल्ट V या फिर नॉन ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट V। दोस्तों, कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट का शॉर्टकट होता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट V जो है यह पेस्ट स्पेशल का है। और अगर अल्ट के साथ आप V बटन प्रेस करेंगे तो आप व्यू मेन्यू के अंतर्गत चले जाएंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेविगेटर की कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कीबोर्ड से रिलेटेड ये प्रश्न है। नेविगेटर कीज कौन सी बटन होती है? लेफ्ट एंड राइट एरो, पेज अप एंड पेज डाउन की, बोथ या फिर नॉन ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ। पेज अप पेज डाउन बटन, लेफ्ट एंड राइट एरो बटन, टॉप एंड बॉटम एरो बटन, ये सब जो है
कीबोर्ड के अंतर्गत नेविगेटर बटन के नाम से यानी नेविगेटर कीज के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप लोग जरूर यूज करते होंगे। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? अब चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 4, 5, 6 या फिर 3? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिजिट का। जी हाँ दोस्तों, एटीएम का जो पिन नंबर होता है वो 4 अंकों का होता है। आपको बता दें एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जबकि पिन को कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सीपीयू के पास यहाँ पर बात हो रही है कि सीपीयू के पास जो सुरक्षित मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी है? जी हाँ दोस्तों, सीपीयू के पास सुरक्षित कौन सी मेमोरी होती है? रैम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है यह सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास सुरक्षित होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फेसबुक के फाउंडर कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है और यहाँ जानबूझ करके कुछ आसान से प्रश्न भी दिए गए हैं ताकि आप लोगों को भी समय समय पर थोड़ा सा मन लगा रहे, और कुछ प्रश्नों को बहुत ही अच्छे जो प्रश्न हैं उनको भी रखा गया है। तो आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं आपको राइट आंसर बताने का काम करता हूँ। ऑप्शन सी है मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के फाउंडर हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो दोस्तों दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माता कौन है? जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट इसे शॉर्ट फॉर्मेट में जो इसका फेमस नाम है वो है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माता कौन है? जैक किल्वी, जैक मा, जेफ बेजोस या फिर नॉन ऑफ दीज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो अंतिम जो राइट एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जैक किल्वी, जिन्हें जेएस केल्वी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का काम किया था। और आपको बता दें कि कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में इसी आईसी का तीसरे जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? तो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आईसी का यूज़ किया गया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? सीवीवी कोड, पिन नंबर, कार्ड नंबर या फिर एक्सपायरी डेट? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिन नंबर। दोस्तों किसी भी एटीएम कार्ड चाहे डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड हो उन पर पिन नंबर नहीं होता, जबकि सीवीवी कोड, कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों देखने को मिलता है, पिन नंबर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों एक खास सा अंतर इन दोनों के बीच में आपको बता दें कि अगर आपके बैंक में पहले से आपके खाते में पैसे जमा हैं तो उनको निकालने के लिए आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, और अगर आप बैंक के द्वारा कुछ लोन के तौर पर पैसे लेना चाहते हैं जिस पर निर्धारित ब्याज आपको देना हो तो उसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ किया जाता है। किसी विशेष ग्राहकों को जिनको ज़रूरत होती है बैंक उन्हें आइडेंटिफाई करके और क्रेडिट कार्ड भी देने का कार्य करता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है डिजिटल लॉकर में क्या अनिवार्य होता है? दोस्तों इस प्रश्न को तो मैंने ऊपर में डिस्कस किया हुआ था, अगर वहां पर आपने ध्यान दिया होगा तो अब तक तो इसका आंसर आप कर चुके होंगे। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड जो है यह डिजिटल लॉकर के लिए कंपलसरी होता है। मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड नंबर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह भी प्रश्न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिम स्टैंड फॉर, जी हाँ दोस्तों, सिम के बारे में बात किया गया है कि सिम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए
जो दिया हुआ है इनमें जो राइट आंसर है मैं सीधे आपको वही बता देता हूं, क्योंकि इसको जो है हमने पहले भी बता दिया है दोस्तों। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का पूरा नाम है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों पूछा गया है यूपीआई पर अधिकतम कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यह दोस्तों यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर अधिकतम आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 40,000, 20,000, 10,000 या फिर 1 लाख। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई के थ्रू आप एक बार में 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर नेफ्ट की बात हो रही है। एनईएफटी के द्वारा ट्रांसफर करने का क्या ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर एनईएफटी के द्वारा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या कंपलसरी नहीं है। आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर या फिर एटीएम नंबर। तो इसमें से क्या जरूरी नहीं है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एटीएम नंबर। दोस्तों अगर आप नेफ्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर एटीएम नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। नेफ्ट के बारे में आपको बता दें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जबकि आईएफएससी कोड का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आपको आईएफएससी कोड तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है नेफ्ट करते समय। इसके अलावा किसको आप भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए और उसका खाता नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ तो कंपलसरी है, जबकि एटीएम नंबर की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, हम किससे बैकअप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम नीचे जो नाम लिखे गए हैं इनमें से किससे बैकअप ले सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है इससे आप जब चाहे तब बैकअप ले सकते हैं। जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जितने भी स्टोरेज हैं, इन सभी से आप बैकअप ले सकते हैं। रैम से आप बैकअप नहीं ले सकते। रैम की खासियत आपको बता दें तो रैम जो है वह एक तरीके का वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही पावर कट होता है रैम की सारी स्टोरेज खत्म हो जाती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की अगर आप मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं यानी प्रमुख मेन्यू के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे। कंट्रोल एम, ऑल्ट एम, शिफ्ट की या फिर विंडो की। तो चलिए आप यहाँ राइट आंसर बताइए इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडो की। दोस्तों यहाँ पर मेन जो मेन्यू की बात हो रही है वो बात हो रही है स्टार्ट मेन्यू की। तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू पर जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में बस आपको विंडो बटन दबा देना है, या फिर आप टास्क बार के लेफ्ट साइड में जाइए और वहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ क्लिक करने के लिए तो आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड में विंडो बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ मेन मेन्यू में जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की कीज हैं। दोस्तों कंट्रोल और शिफ्ट इनको किस नाम से जाना जाता है। एडजस्टमेंट, मॉडिफायर, फंक्शन या फिर नॉन। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडिफायर। दोस्तों कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर बटन, ये तीनों के तीनों बटन जो है इन्हें मॉडिफायर बटन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों जो है जब किसी दूसरे बटन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो कुछ विशेष कार्य करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रू फॉल्स से रिलेटेड प्रश्न है, विंडोज़ 2000 में कैलकुलेटर मौजूद है। ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, यह ट्रू है या फिर फॉल्स। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। दोस्तों यह
विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो उसमें आपको कैलकुलेटर कंपलसरी देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक खास बात बता दें आपको कि 50 प्रश्न पूरे होने के बाद आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने भी यूज़र यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, तो वह 50 प्रश्न पूरे होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आईएफएससी कोड में प्रारंभ के जो 4 अल्फा कैरेक्टर होते हैं वह किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को, ब्रांच को, अकाउंट को या फिर स्टेटमेंट को? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक। दो आईएफएससी कोड होता है ये कुल 11 अंकों का होता है, जिसमें शुरू के 4 अल्फा कैरेक्टर जो होते हैं ये हमेशा बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो 5वां होता है वो हमेशा 0 होता है और वो कंपलसरी है। अगर कोई आईएफएससी कोड आपको देख रहे हैं जिसमें 5वें नंबर पर 0 नहीं है तो आप बेहिचक उसे गलत कहिएगा। अब चलते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों यह प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के विकास की बात हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्वार्ड या फिर वॉन न्यूमैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना है अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो। दोस्तों अगर आपको भी अपने प्रश्नों को यहाँ पर लेकर के आना है और चाहते हैं कि आपके प्रश्न भी हमारे इस वीडियो का हिस्सा बने तो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को लिख करके भेजिएगा, क्योंकि मैं आपके उन प्रश्नों को जल्दी ही अपने अगले वीडियो में शामिल करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप चाहे अगर मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपके लिए एक अपने चैनल का एक बहुत ही बढ़िया सा आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा। अगर मुझे 100 लोगों का कमेंट मिल जाएगा तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक बढ़िया सा टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ने का काम करूंगा, जहां पर मैं कुछ विशेष जानकारियां भी आपको देते रहूंगा। दोस्तों जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वो हमारे साथ जुड़े रहे और हर संडे को हम 7 बजे बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसे ही एक लाइव सेशन लेकर के आते रहेंगे जो आपकी जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले कुछ खास और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड नाइट।